कहानी की शुरुआत में सब बहुत नॉर्मल दिखता है। सुबह के समय जेरी अपनी दो बेटियों रेचल और कॉनी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। रेडियो पर खबरें चल रही थी और बच्चियां पिछली सीट पर गाने गा रही थी। जेरी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह अपनी पत्नी कैरेन के साथ मजाक करता था और लड़कियों से बोला कि पैनकेक्स के लिए तैयार रहें। खबरों में बताया जा रहा था कि दूसरे देशों में रेबीज के अजीब प्रकार के फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। जैसे ही वह ध्यान से सुन रहा था, एक तेज रफ्तार पुलिस गाड़ी ने उसके साइड मिरर को तोड़ दिया और तेजी से आगे निकल गई। हैरान जेरी गाड़ी से बाहर निकला ताकि नुकसान देख सके। अचानक कई पुलिस गाड़ियां एक के बाद एक उसके पास से तेज रफ्तार में गुजरी। जैसे ही जेरी वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा, पास की एक इमारत में बहुत बड़ा धमाका हो गया। एक पुलिस अधिकारी उस पर चिल्लाया कि तुरंत अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाओ, लेकिन अचानक नियंत्रण से बाहर एक ट्रक उससे टकरा गया और उसे हवा में उछाल दिया। जेरी, जो पहले यूनाइटेड नेशंस का इन्वेस्टिगेटर रह चुका था, तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसकी सूझबूझ जाग गई और उसने उस तेज रफ्तार गाड़ी का पीछा करने का फैसला किया। ट्रक के बनाए हुए खुले रास्ते का फायदा उठाते हुए वह तेजी से उस अफरा तफरी से दूर निकल गया। लेकिन तभी रेचल को डर के कारण एस्मा का अटैक आ गया। जैसे ही जेरी उसे संभालने के लिए मुड़ा, एक एम्बुलेंस उनकी गाड़ी से टकरा गई और गाड़ी पलट गई। उस जबरदस्त टक्कर ने जेरी और कैरेन को कुछ पल के लिए सन्न कर दिया। खुशकिस्मती से सब ठीक, लेकिन बाहर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। लोगों की भीड़ किसी तरह संक्रमित हो चुकी थी और ज़ॉम्बी जैसे व्यवहार करते हुए सामने आने वाले हर व्यक्ति पर हमला कर रही और उन्हें काट रही। सड़क बहुत जल्दी एक डरावने सपने में बदल गई। अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा लोगों को बदलते देखकर जेरी ने तुरंत कॉनी को पकड़ ली। उसे और कैरेन को पास ही एक आरवी मिली जिसके अंदर चाबियां अभी भी लगी हुई थी। अचानक ज़ॉम्बीज का एक झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। कैरेन ने हिम्मत दिखाते हुए एक ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर कर दिया और जेरी ने दूसरे को छुड़ाने के लिए स्टीयरिंग को जोर से घुमा दी। वह जितनी तेजी से हो सका शहर से बाहर निकल। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा पेंसिल्वेनिया राज्य ज़ॉम्बीज के कब्जे में चला गया। जेरी गाड़ी चलाता रहा जब तक वह एक दूर दराज के गांव वाले इलाके तक नहीं पहुंच गए। रेचल का अस्थमा और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जेरी को रुकना पड़ा। तभी जेरी को अपने पुराने साथी थियरी का फोन आया, जो अब यूएन में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। थियरी ने वादा किया कि रात तक उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। साफ था कि थियरी को भी पूरी तरह समझ नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन इस समय उनकी सबसे बड़ी जरूरत रेचल का इनहेलर ढूंढना था। कुछ देर बाद जेरी को एक छोटे कस्बे में सुपरमार्केट मिला, लेकिन वहाँ पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। लोग सामान के लिए बेचैनी से लड़ रहे। समय बहुत कम था, इसलिए जेरी का परिवार दो समूहों में बंट। जेरी रेचल को इनहेलर ढूंढने लगी, जबकि कैरेन और कॉनी खाना ढूंढने निकली। अचानक जेरी ने कॉनी की डरावनी चीखें सुनी। दो आदमी कैरेन पर हमला कर रहे थे और उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। जेरी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उनमें से एक आदमी ने तुरंत बंदूक निकाल। बिना एक पल गंवाए जेरी ने मुकाबला किया। दो तेज गोलियां चलने के बाद वह आदमी जमीन पर गिर गया। दुर्भाग्य से एक पुलिस अधिकारी ने यह सब देख लिया। जेरी ने समझाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन अधिकारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और शेल्फ से खाना उठाने लगा। परिवार जल्दी से स्टोर से भाग निकला, लेकिन बाहर खड़ी उनकी आरवी गायब। जेरी ने मदद के लिए तुरंत दोबारा थियरी से संपर्क किया। उसे पता चला कि हेलीकॉप्टर अगली सुबह से पहले नहीं आ सकता। थियरी ने सलाह दी कि जेरी का परिवार पास की एक इमारत में छुप जाए। कोई और रास्ता न होने के कारण जेरी अपने परिवार को उस जगह की तरफ ले गया। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचे, आगे हुए एक जोरदार धमाके ने सबको डरा दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक ज़ॉम्बी आसमान से गिरकर उनकी गाड़ी की छत पर आ गिरा। कुछ ही सेकंड बाद ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। जेरी ने तुरंत अपने परिवार को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर ले गया, लेकिन ज़ॉम्बीज बिल्कुल पीछे थे। तंग सीढ़ियों वाले रास्ते में जेरी और उसके परिवार पर कई बार हमला हुआ। निराशा के उस पल में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का अपार्टमेंट मिला जो अभी तक संक्रमित नहीं हुआ था। बिना दो बार सोचे जेरी अपनी पत्नी और बेटियों को अंदर ले गया। रात भर आराम करने के बाद जेरी ने उस आदमी को समझाने की कोशिश की कि वह भी उनके साथ चले और हेलीकॉप्टर पकड़े, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उसे यकीन था कि बाहर कदम रखना मतलब पक्की मौत। जेरी ने बहस नहीं की, इसके बजाय उसने ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए जुगाड़ के हथियार बनाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे सुबह होने लगी, परिवार छत की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उनके सामने कूद पड़ा। जेरी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसके सिर में गोली मार दी। बंदूक की तेज आवाज ने बाकी ज़ॉम्बीज को भी सतर्क कर दी। अफरा तफरी तुरंत फैल गई। परिवार बेचैनी में छत की तरफ दौड़ा, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत तेज और जल्दी ही उनके करीब पहुंच गए।
गए। जेरी ने अपना हथियार जोर जोर से घुमाया ताकि अपनी पत्नी और बेटियों को भागने के लिए थोड़ा समय मिल सके, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा। जल्दी ही जेरी को गिराकर जमीन पर दबा दी। इससे भी बुरी बात यह हुई कि ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में टपक गया। जब वह मरने ही वाला था तब एक गोली की आवाज ने उसकी जान बचा दी। वह टॉमी था, जो बचे हुए व्यक्ति के अपार्टमेंट का छोटा लड़का था। कुछ मिनट पहले जब जेरी वहाँ से गया था, ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड अपार्टमेंट में घुस आया था। टॉमी ही अकेला था जो बचकर निकलने में सफल हुआ। जब वह छत पर पहुंच गए, कैरन ने हेलीकॉप्टर को संकेत देने के लिए एक फ्लेयर चला। सैनिकों ने उन्हें तुरंत देख लिया, लेकिन जेरी धीरे धीरे इमारत के किनारे की तरफ चला, अपने मन में 12 तक गिनती करते हुए और संक्रमण के किसी भी निशान को देखते। खुशकिस्मती से कुछ नहीं हुआ। बचाव हेलीकॉप्टर छत पर आ गया। ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल पीछे आ रहे थे। 2 सैनिकों ने गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। मौका देखकर जेरी हेलीकॉप्टर की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़। गोलीबारी की आड़ में वह समय पर हेलीकॉप्टर में चढ़ने में सफल हो। नीचे आग की लपटें उठ रही थी। खिड़की से जेरी ने देखा कि पूरा शहर अफरा तफरी में डूब चुका था। उसे एहसास हुआ कि यह आपदा उसके सामने आई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग। उन्हें अटलांटिक महासागर में मौजूद यूएस नेवी के एक जहाज पर ले जाया गया, जो अब कमांड सेंटर और शरणार्थी शिविर के रूप में काम कर रहा था। अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर रखने के बाद थियरी ने जेरी को बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति और सेना के अधिकांश बड़े नेता मर चुके हैं। सरकार पूरी तरह से टूट चुकी। जानकारी के अनुसार पूरी दुनिया पहले ही पूरी तरह संक्रमण की चपेट में आ चुकी। वायरस बिना नियंत्रण के फैल रहा। हवाई यात्रा ही एकमात्र व्यवस्था थी जो अभी भी काम कर रही थी, लेकिन अब तक किसी को सच में नहीं पता था कि यह वायरस आखिर है क्या। एकमात्र महत्वपूर्ण सुराग साउथ कोरिया के कैंप हमफ्रीज से भेजे गए ईमेल से मिला था, जहां पहली बार ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल किया गया। थियरी ने जेरी से कहा कि अगर वे इसके स्रोत तक पहुंचकर इसका नमूना इकट्ठा कर सकें तो शायद वैक्सीन बनाना संभव हो। उसने जेरी से कहा कि वह वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फसबैक को जानकारी इकट्ठा करने में सुरक्षा दे। जेरी ने मना कर दिया। वह आखिरकार रिटायर हो चुका था और सिर्फ अपनी पत्नी और बेटियों के साथ रहना चाहता था, लेकिन नेवल कमांडर ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसके परिवार को जहाज से उतार दिया जाएगा और उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। प्यार और फर्ज के कारण जेरी ने मजबूरी में हाँ कर दी। कैरन ने उसे जाने और सुरक्षित लौटने के लिए कहा। उसने उसे मजबूती से गले लगाए और वापस आने को कहा। लड़कियां भी उससे चिपक गईं, जो उनके परिवार के मजबूत रिश्ते को दिखाता था। उसके बाद जेरी साउथ कोरिया जाने वाले विमान में सवार हो। रात देर से विमान आखिरकार एक सुनसान बेस पर उतरा। चारों तरफ की खामोशी बता रही थी कि यह जगह पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। सब लोग तनाव में आ गए। अचानक अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। कई सैनिक तुरंत उनका शिकार बन गए। डॉक्टर फसबैक घबरा गया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वह लड़खड़ाकर गिर गया। उसकी बंदूक गलती से चल गई और उसने अनजाने में खुद को ही गोली मार ली। इस अचानक घटना ने जेरी को हिलाकर रख। तभी वहाँ तैनात सैनिकों का एक दल मदद के लिए दौड़ता हुआ आया। कैप्टन स्पीक ने संकेत दिया कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। जेरी के पास उनके साथ चलने और लड़ते हुए बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद वे सुरक्षित रूप से बेस पर वापस पहुंच गए। अब जब वायरोलॉजिस्ट मर चुका था, पूरा मिशन जेरी के कंधों पर आ। स्पीक से उसे पता चला कि ज़ॉम्बीज़ आवाज के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनके शरीर पर गोली चलाने से सिर्फ उनकी रफ्तार कम होती। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका सिर पर गोली मारना है। उसके बाद स्पीक जेरी को प्रयोगशाला ले, लेकिन वहाँ सब कुछ पहले ही जला दिया गया। बिस्तर पर कैंप के दूसरे संक्रमित व्यक्ति के अवशेष पड़े, जो कैंप का एक मिलिट्री डॉक्टर था। वह पहले संक्रमित व्यक्ति की मौत का कारण जांच रहा, लेकिन अचानक वह मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो। तैयार न होने के कारण डॉक्टर को काट लिया गया और बिना जाने वह वायरस को कैंप में वापस ले आया, जिसने इस महामारी की शुरुआत कर दी। लेकिन संक्रमण का असली स्रोत अब भी एक रहस्य बना हुआ था। अजीब बात यह थी कि ज़ॉम्बीज़ ने एक ऐसे सैनिक पर हमला नहीं किया था जो लंगड़ा कर चलता था। वह बीच में खड़ा, फिर भी ज़ॉम्बीज़ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब सबको लगा कि वह सिर्फ किस्मत वाला है, तब पास का एक कैदी बोल पड़ा। उसने कहा कि महामारी फैलने से 2 हफ्ते पहले ही इजराइल ने सीमा पर 300 फुट ऊंची दीवार बनाना शुरू कर दिया था। साफ था कि उन्हें कुछ पता था और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए जेरी को जेरूसलम जाना था और जर्गन वर्मब्रून नाम के आदमी को ढूंढना था। चाहे यह बात सच हो या न हो, जेरी ने खुद वहां जाने का फैसला किया। लेकिन निकलने से पहले विमान में ईंधन भरना जरूरी था। रनवे तक का रास्ता ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ। जरा सी आवाज का मतलब तुरंत मौत हो सकता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, कैप्टन स्पीक ने सैनिकों को पूरी सतर्कता पर रहने का आदेश दिया। जेरी और पायलट ग्रेगरी चुपचाप साइकिल चलाकर विमान की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पहुंचने वाले थे, कैरन ने अचानक सैटेलाइट फोन पर कॉल कर दी। फोन की तेज घंटी ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच लिया। छुपे हुए सैनिकों ने उन्हें बचाने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। स्पीक ने आखिरी पल में ईंधन भरना पूरा कर लिया, लेकिन हमले के दौरान उसे काट लिया गया। जेरी सुरक्षित रूप से विमान में चढ़ गया, लेकिन बाकी सभी सैनिक मारे गए। कई घंटों की उड़ान के बाद विमान आखिरकार जेरूसलम पहुंच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी पहचान
बताने के बाद एक आदमी उसे वर्नब्रून के दफ्तर ले गया। जेरी ने बताया कि वह वहां क्यों आया है। वर्नब्रून सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने कहा कि उन्होंने गलती से एक गुप्त और सुरक्षित दस्तावेज को पकड़ लिया था। इसमें लिखा था कि भारत ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था। हालांकि इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इजराइल की 10th मैन पॉलिसी के मुताबिक उन्हें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना जरूरी था और इस नियम पर काम करने की जिम्मेदारी वर्नब्रून को दी गई थी। इसलिए उसने सुरक्षा के लिए विशाल दीवार बनाने का फैसला किया। बातचीत के बाद वर्नब्रून जेरी को सीमा पर ले गए। पूरा शहर बहुत व्यवस्थित लग रहा था। वह बाहर से आए शरणार्थियों की मदद भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा दूर गया, दीवार के उस पार एक बिल्कुल अलग दुनिया। गिनती से बाहर ज़ॉम्बीज़ चींटियों की तरह हर तरफ फैले हुए थे और पूरी सीमा के चारों तरफ घूम रहे थे। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा। तभी बहुत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ एक ही दिशा में बढ़ने लगे। पता चला कि शरणार्थी अपने बच जाने का जश्न मना रहे थे और उनमें से कुछ लोग माइक्रोफोन से जोर जोर से गाने गा रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ज़ॉम्बीज़ की एक लहर उनकी तरफ दौड़ रही है। वे जीव एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और डरावनी रफ्तार से ऊंची दीवार पर चढ़ने लगे। जेरी ने चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। ज़ॉम्बीज़ दीवार पार कर चुके थे और बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। खुशियों का जश्न एक पल में अफरा तफरी में बदल गया। हथियारों से लैस सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के सामने इसका कोई असर नहीं हुआ। गोलियां मुश्किल से उनकी रफ्तार कम कर पा रही। कुछ ही मिनटों में यह कथित अटूट किला टूट गया। बचे हुए लोग हर दिशा में भागने लगे, लेकिन जेरी ने कुछ अजीब देखा। ज़ॉम्बीज़ ने एक बूढ़े आदमी पर हमला नहीं किया। उन्होंने एक बहुत कमजोर और दुबले पतले लड़के को भी नजरअंदाज कर, जो भाग नहीं पाया था। इस बारे में सोचने का समय नहीं था। अब सिर्फ जिंदा बचना मायने रखता था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ हर जगह थे और बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। समूह एक रिहायशी इमारत के अंदर छुप गया। अचानक वे आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लिए गए। जेरी की रक्षा करते वक्त सागन नाम की एक महिला सैनिक की कलाई पर ज़ॉम्बी ने काट ली। जेरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चाकू से उसका हाथ काट। खुशकिस्मती से वायरस उसके शरीर में नहीं फैला। उसी समय घर के बाहर बचाव हेलीकॉप्टर आ गया। जेरी ने सागन को हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने में मदद की, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। वे सीधे हेलीकॉप्टर पर कूद पड़े। कुछ ही सेकंड हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और हवा में ही फट गया। हवाई अड्डा पहले से ही लोगों से भरा हुआ। जो पायलट उनका इंतजार कर रहा था, वह घबरा कर भाग गया। जेरी बिल्कुल समय पर पहुंचा और उसने देखा कि विमान उनके बिना ही उड़ रहा। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो समूह ने अपने हथियार उठाए और एक दूसरे रवाना हो रहे यात्री विमान को रोक। जेरी और सागन कॉकपिट के पास लगी इमरजेंसी सीढ़ी से विमान में चढ़ गए। उन्हें अंदर बैठने की जगह मिल गई, लेकिन बाकी यात्री डर के मारे बाहर देख रहे थे। जेरी ने भी देखा और हजारों ज़ॉम्बीज़ को पीछे छूट गए लोगों पर हमला करते देख। वह नरक जैसा दृश्य। उसने गहरी सांस और फिर सगन के हाथ पर दोबारा पट्टी बांध। उसका कटा हुआ हाथ देखकर उसे लंगड़ा कर चलने वाला सैनिक, बूढ़ा आदमी और कमजोर लड़का याद आ गया। अचानक जेरी के दिमाग में कुछ समझ आया। उसने तुरंत थियरी से संपर्क किया और कहा कि शायद उसे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का तरीका मिल गया है, लेकिन सबसे पहले उसे इस बात की जांच सबसे नजदीकी WHO फैसिलिटी में करनी होगी। थियरी ने अपने पद का इस्तेमाल करके पायलट को जानकारी दी और पायलट मान गया कि विमान का रास्ता बदलकर वेल्स के कार्डिफ हवाई अड्डे ले जाया, जहां सबसे नजदीक वैक्सीन रिसर्च सेंटर। कई घंटों बाद केबिन में मौजूद छोटे कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज जेरी की नींद खुल गई। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उलझन में स्टोरेज कंपार्टमेंट खोल दिया। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। केबिन के अंदर अफरा तफरी मच। कुछ गलत महसूस करते हुए जेरी ने पर्दा खोला और जो देखा उसे देखकर सन्न रह गया। उसने सबको शांत रहने का इशारा किया। फिर उसने एक कैरी बैग उठाया और रास्ता रोकने की कोशिश की। दूसरे लोग भी मदद करने लगे, लेकिन अफरा तफरी के दौरान एक आदमी का सूटकेस गिर गया। उसकी आवाज ने तुरंत ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच लिया। जुगाड़ से बनाई गई बाधा कुछ ही सेकंड में टूट गई। जेरी ने एक छोटा बैग उठाया और उससे लड़ने लगा। तंग केबिन चीखों से भर गया। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर जाने लगा, जेरी ने सागन की बेल्ट से एक ग्रेनेड निकाला और बिना झिझक उसे विमान के दाहिने पंख की तरफ फेंक दिया। एक जोरदार धमाके ने विमान के ढांचे में बड़ा छेद कर दिया। ज़ॉम्बीज़ तुरंत बाहर खींच ली, लेकिन धमाके ने इंजन को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पूरे हमले से तो बचाव कर लिया, लेकिन अब विमान गिर रहा था। जेरी ने सागन को वापस उसकी सीट पर बिठाया। सीट बेल्ट कस कर बांधी। टक्कर के लिए तैयार हो गया। तेज झटकों ने विमान को सीधा जमीन की तरफ गिरा दिया। एक भयानक टक्कर के साथ विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया जब जेरी को आखिरकार अपनी सीट पर होश आया। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। अचानक उसे अपने पेट
पेट में तेज दर्द महसूस। धातु की एक रॉड उसके शरीर को छेद कर निकल गई थी। उसने उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। तभी उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। हैरानी की बात कि सैगन भी बच गई। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और रिसर्च सेंटर की तरफ बढ़े, लेकिन जेरी की चोटें बहुत गंभीर थी और रिसर्च सेंटर के दरवाजे पर ही वह बेहोश हो गई। जब जेरी दोबारा होश में आया तब कई दिन बीत चुके थे। इसी दौरान यूएन के कमांड शिप पर नेवल कमांडर को पता चला कि जेरी का विमान क्रैश हो गया था। उसकी पत्नी, बेटियां और टॉमी को जहाज से निकाल दिया गया और नोवा स्कोशिया के एक शरणार्थी कैंप में भेज दिया गया। जब जेरी ने यह खबर सुनी तो वह गुस्से से भर गया। उसने वायरस के स्रोत को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और बदले में उसके परिवार के साथ यह व्यवहार किया गया, लेकिन उसके फर्ज की भावना ने उसे आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर किया। उसने WHO के डॉक्टर्स को उन अजीब बातों के बारे में बताया जो उसने देखी कि ज़ॉम्बीज कुछ लोगों पर हमला ही नहीं कर रहे। जेरी का मानना था कि ज़ॉम्बीज सिर्फ स्वस्थ लोगों पर हमला कर, क्योंकि उन्हें संक्रमण फैलाने के लिए मजबूत शरीर चाहिए हो, इसीलिए वे कमजोर या बीमार दिखने वाले लोगों को नजरअंदाज कर देते। यह सब कुछ पहली नजर में इत्तेफाक लगता था, लेकिन असल में यही वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर कोई व्यक्ति इतना बीमार दिखे कि ज़ॉम्बीज उसे छोड़ दें तो शायद वह बच सकता था। इसके लिए किसी दवा का इस्तेमाल करके बीमारी का भ्रम पैदा किया जा सकता था या फिर खुद को बीमार दिखाने का कोई और तरीका निकाला जा सकता था। WHO के डॉक्टर्स को अचानक बात समझ आ गई, लेकिन इस सिद्धांत को परखने के लिए उन्हें दूसरी इमारत में मौजूद P4 लैब तक जाना था। सिर्फ वही लैब जीवित रोग कारक तत्वों को संभाल कर रखता था। समस्या यह थी कि वह जगह पहले ही ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी। जरा सी आवाज का मतलब मौत था। फिर भी अगर उन्हें पैथोजेंस चाहिए थे तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। साधारण सुरक्षा उपकरण पहनकर जेरी, सागन और एक डॉक्टर सुरंग के रास्ते लैब की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे हथियार पकड़े आगे बढ़ रहे और हर आवाज को ध्यान से सुन रहे। जमीन पर बिखरी हुई चीजें बता रही थी कि यहाँ कभी भयानक लड़ाई हुई थी। जैसे जैसे वे स्टोरेज रूम के करीब पहुंचे उन्हें और ज्यादा ज़ॉम्बीज दिखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आवाज करे, लेकिन डॉक्टर गलती से एक कैबिनेट से टकरा गया। एक ज़ॉम्बी तुरंत जाग। सागन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसके सिर में गोली मार दी। तेज आवाज ने पूरी खामोशी तोड़ दी। चारों तरफ ज़ॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ पड़े। समूह तुरंत मुड़कर भागा। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए गैलरी में दौड़ने लगे। समय खरीदने के लिए जेरी ने फैसला किया कि वह अकेला ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाए। उसने बाकी दोनों से कहा कि वे लैब तक पहुंच जाएं, जबकि वह सीढ़ियों पर लोहे की रॉड पीटकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचने लगा। अफरा तफरी के बीच जेरी एक लैब रूम में घुस गया और दरवाजे की संरचना का इस्तेमाल करके कुछ ज़ॉम्बीज को रोक। इसी दौरान सागन और डॉक्टर भी हमले का सामना कर रहे थे। ज़ॉम्बीज लगातार अंदर घुसते जा रहे थे। हर सेकंड हालात और खराब होते जा रहे थे। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए सुरक्षित क्षेत्र तक आ गए। आखिरी पल में वे दरवाजे के अंदर घुस गए और दूसरे डॉक्टर्स ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, जिससे ज़ॉम्बीज बाहर ही रह गए। दूसरी तरफ जेरी आखिरकार P4 लैब तक पहुंच गया। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा। अधिकांश ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ चले गए थे, इसलिए उसे पैथोजन स्टोरेज रूम आसानी से मिल गया। शीशियों और कंटेनर्स को देखकर जेरी निराश हो गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इनमें से कौन सा उसकी मदद करे। समय बहुत कम था, इसलिए उसने एक डिब्बा उठाया और संभावित सभी सैंपल्स उसमें भर लिए। जैसे ही वह निकलने वाला था, एक ज़ॉम्बी बाहर खड़ा उसे घूर रहा। अब वह बाहर नहीं जा सकता था। समय तेजी से निकल रहा। उसने अपने हाथ में पकड़े डिब्बे की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने एक सिरिंज उठाई। बिना नाम वाले पैथोजेंस को देखकर जेरी कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने कैमरे के लिए अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और बिना जाने एक पैथोजन खुद को इंजेक्ट कर लिया। कुछ मिनट बीत गए। जेरी ने डिब्बा पकड़ा और शीशे के दरवाजे का लॉक खोल दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। ज़ॉम्बी उसके पास से सीधा गुजर गया और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर सब लोग हैरान रहे। खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकल। जेरी का सिद्धांत सही साबित हुआ। गैलरी में जेरी ने आराम से एक ड्रिंक खोली, उसे एक सांस में पिया और जानबूझकर शोर मचाया। ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। आखिर में थियरी की मदद से जेरी दोबारा अपने परिवार से मिल गया। उसकी खोज की वजह से दुनिया भर के देशों ने वैक्सीन्स विकसित और उन्हें हवाई रास्ते से पूरी दुनिया में पहुंचाया। इंसानियत को एक बार फिर उम्मीद मिल गई।